चलिए अब 10 बजे 10 रिपोर्ट की शुरुआत कर रहे हैं और बिना वक्त गंवाए आपको सीधे लिए चल रहा हूं मैं बिहार, क्योंकि बिहार पहुंचे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री बनने के बाद ठीक शपथ लेने के 10 दिन बाद बिहार पहुंचे और वहां पर नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उन्होंने लोकार्पण किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए थे और तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे। तमाम बड़े नेता वहां पर, चाहे उप मुख्यमंत्री हो जाए नीतीश कुमार, राज्यपाल विश्वनाथ आर्लेकर, उप मुख्यमंत्री विदेश मंत्री एस जयशंकर भी पहुंचे हुए थे। साथ ही साथ 17 अन्य देशों के प्रतिनिधि भी वहां पर मौजूद थे। नालंदा विश्वविद्यालय वैभवता की धरोहर रही है बिहार की, और नालंदा विश्वविद्यालय को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर डेवलप किया गया है। नए परिसर को बहुत भव्य बनाया गया है। क्या कुछ इस परिसर की खासियत है, क्या कुछ तस्वीरें रही हैं आज बिहार से, सब कुछ एक रिपोर्ट में पिरोया है। इस रिपोर्ट को पहले बहुत ध्यान से देखिए, आगे चर्चा करेंगे। रिपोर्ट आपको दिखाऊंगा, लेकिन यह तस्वीर देखिए, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार जब एक साथ मिल जाएं तो तस्वीरें जो है वो अपने आप में बहुत कुछ बयान करने लगती है। और यह तस्वीर आज जो है सबसे ज्यादा वायरल हुई है, चर्चा में रही है। नीतीश कुमार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों को उठाते हैं और उनकी उंगलियों पर जो स्याह लगी थी उसको लेकर जो है वो हंसी ठिठोली करते नजर आ रहे हैं। इस पर भी बातचीत करेंगे, लेकिन जैसा हमने कहा, पहले रिपोर्ट को बहुत तफसील से देखिए कि नालंदा विश्वविद्यालय में जो अब वैभवता के अपने सबसे उच्चतम स्तर पर पहुंचने वाला है उसमें क्या कुछ खासियत है। प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के ठीक 10 दिन बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19 जून को बिहार पहुंचे, जहां उन्होंने बिहार के नालंदा में 1749 करोड़ रुपए की लागत से बने नालंदा यूनिवर्सिटी के नए कैंपस का उद्घाटन किया। उनके साथ राज्यपाल विश्वनाथ आर्लेकर, विदेश मंत्री एस जयशंकर, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री समेत 17 देशों के प्रतिनिधि भी मौजूद रहे। बिहार की गौरव गाथा में नालंदा विश्वविद्यालय का जिक्र हमेशा से होता आया है और अब 1600 साल बाद एक बार फिर से बिहार का नालंदा ज्ञान कुंज बनने की राह पर चल पड़ा है। पीएम मोदी ने इस अवसर पर प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के खंडहरों का भी दौरा किया। मैं बिहार के लोगों को भी बधाई देता हूं। बिहार अपने गौरव को वापस लाने के लिए जिस तरह विकास की राह पर आगे बढ़ रहा है, नालंदा का ये कैंपस उसी की एक प्रेरणा है। 427 ईस्वी में सम्राट कुमार गुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। 1199 ईस्वी में बख्तियार खिलजी ने बिहार की इस गौरवशाली धरोहर को नष्ट कर दिया था। साल 2006 में तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के पहल पर पहली बार विधानमंडल में नालंदा विश्वविद्यालय के जीर्णोद्धार का विचार रखा गया, जिसके बाद अथक प्रयासों से साल 2014 में 15 विद्यार्थियों के साथ नए नालंदा यूनिवर्सिटी में पढ़ाई लिखाई की शुरुआत हुई। फिलहाल नालंदा विश्वविद्यालय में 17 देशों के 400 विद्यार्थी पढ़ रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस अवसर पर प्रधानमंत्री का आभार जताते हुए कहा कि पहले की सरकारें इस ओर ध्यान नहीं देती थी, लेकिन अब बिहार उत्थान की राह पर चल पड़ा है। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी द्वारा नालंदा यूनिवर्सिटी के संपूर्ण कैंपस का उद्घाटन किया जा रहा है। इसके लिए हम उनका हृदय से आभार व्यक्त करते हैं कि आप यहाँ पर आ गए हैं और इसका पूरे तौर पर उद्घाटन कर रहे हैं। ये बड़ी खुशी की बात है और आपको भी बहुत अच्छा लगेगा कि आप आ गए। ये सबसे पौराणिक जगह है राजगीर, आज का थोड़ी है। दुनिया का सबसे पहला जगह है राजगीर और यहीं पर से सब कुछ होता था। आप आ गए, बड़ा अच्छा था। ये बड़ी खुशी की बात है कि आप आ गए। चलिए अब आपको बताते हैं कि 1749 करोड़ रुपए से बनाए गए नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर में क्या कुछ खास है। नालंदा यूनिवर्सिटी का नया कैंपस 455 एकड़ में फैला हुआ है। ये विश्व का सबसे बड़ा नेट जीरो ग्रीन कैंपस होने वाला है। इस कैंपस में 100 एकड़ में तालाब हैं, तो वहीं 150 एकड़ में पौधे लगाए गए हैं। नालंदा यूनिवर्सिटी की दीवारें कंप्रेस स्टेबलाइज ईंटों से बनाई गई है, यानी कि ये गर्मी में ठंडी रहेंगी और ठंड के मौसम में गर्म रहने वाली हैं। इस नए परिसर में 40 क्लासेस वाले 2 शैक्षणिक ब्लॉक बनाए गए हैं। 550 कैपेसिटी का हॉस्टल और 2000 कैपेसिटी का फैकल्टी क्लब और खेल परिसर भी बनाया गया है। नालंदा विश्वविद्यालय में विश्व का सबसे बड़ा लाइब्रेरी भी बनाया जा रहा है। पीएम मोदी ने अपने उद्बोधन में कहा कि नालंदा एक मूल्य है, मंत्र है, गौरव है, गाथा है। नालंदा इस सत्य का उद्घोष है कि आग की लपटों में पुस्तकें भले जल जाएं,
लेकिन आग की लपटें ज्ञान को नहीं मिटा सकती। निश्चित तौर पर बिहार की प्रगति, उन्नति और उत्थान में शिक्षा के लिहाज से नालंदा विश्वविद्यालय मील का पत्थर साबित होने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। सियासत आंकड़ों का खेल होती है और आंकड़ों के लिहाज से मोदी को नीतीश की जरूरत है, नीतीश को प्रधानमंत्री मोदी की भी जरूरत है, क्योंकि बिहार डबल इंजन की रफ्तार से अगर आगे बढ़ना चाह रहा है तो बहुत जरूरी है कि एनडीए की सरकार बिहार में तमाम विकास कार्यों को जल्द से जल्द समय रहते पूरा करे, क्योंकि अगले साल विधानसभा चुनाव भी है और नीतीश चाहते हैं कि बिहार विधानसभा में अपनी खोई हुई ताकत को वो मजबूत कर लें। चलिए अगली खबर की ओर बढ़ते हैं, लिए आते हैं आपको मध्य प्रदेश, क्योंकि मध्य प्रदेश के डिंडोरी पहुंचे थे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। वो डिंडोरी क्यों पहुंचे थे, डिंडोरी में उनके पहुंचने का क्या कारण रहा, सब कुछ आपको बताएंगे, विस्तार से समझाएंगे। इस रिपोर्ट में सब कुछ हमने पिरोया है, पहले रिपोर्ट को देखिए। ये पारंपरिक साज सज्जा, बैनर, पोस्टर, भीड़, चाक चौबंद व्यवस्था, उपराष्ट्रपति का ये अंदाज, दिग्गजों का ये नाच, धुरंधरों का ये मिलन और ये सौंदर्य, ये खूबसूरत तस्वीर डिंडोरी की है, जहां बुधवार को विश्व सिकल सेल एनीमिया दिवस के मौके पर कार्यक्रम हुआ। कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति जगदीश धनखड़ शामिल हुए, जहां प्रदेश के मुखिया सीएम डॉक्टर मोहन यादव के साथ राज्यपाल मंगू भाई पटेल, डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला, पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल, सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते भी मौजूद रहे। विश्व सिकल सेल एनीमिया दिवस पर आयोजित इस कार्यक्रम में शामिल होने से पहले उपराष्ट्रपति और प्रदेश के मुखिया का अनोखा अंदाज भी देखने को मिला, जहां दोनों बैगा आदिवासियों के साथ पारंपरिक वाद्य यंत्र पर जमकर थिरके। उसके बाद कार्यक्रम में शामिल हुए, जहां उपराष्ट्रपति का स्वागत पारंपरिक तरीके से हुआ। सीएम डॉक्टर मोहन यादव और धनखड़ को बैगा आदिवासियों की परंपरा को चिन्हित करती हुई तस्वीरें भेंट की गई। कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति जगदीश धनखड़ ने भी सभा को संबोधित किया, जहां उन्होंने पहले तो अपनी खुशी जाहिर की और फिर सीएम डॉक्टर मोहन यादव की तारीफ करते नहीं थके। कि जब भारत, जहां दुनिया का 1/6 हिस्सा रहता है, 1/6 ऑफ ह्यूमैनिटी रहती है, जब वो आजादी की शताब्दी मनाएगा 2047 में, तो भारत विकसित राष्ट्र होगा और विकसित राष्ट्र की पहचान होगी सिकल सेल बीमारी का पूर्ण उन्मूलन। यह दृढ़ संकल्प भारत के प्रधानमंत्री ने लिया है। जो दूर सोच रखा है वो कहते हैं न, पालने में पांव दिख जाते हैं, कम समय में सबको दिख गया है। आने वाला भविष्य मध्य प्रदेश का उज्जवल रहेगा, भारत विकसित राष्ट्र बनेगा। विश्व सिकल सेल एनीमिया दिवस के मौके पर आयोजित इस कार्यक्रम में प्रदेश के मुखिया सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने भी सभा को संबोधित किया, जहां उन्होंने आदिवासी अंचल के बहादुरी की गाथा बताई और फिर ढिंडोरी की वीरांगनाओं का भी जिक्र किया। संघर्ष में अगर गौरवशाली पृष्ठ लिखा जाएगा तो यह हमारा आदिवासी अंचल डिंडोरी, मंडला, बालाघाट, जबलपुर, जो मुगल के सबसे बड़े प्रभावी शासक अकबर को भी टक्कर देकर के एक बार नहीं 3-3 बार हराने की हिम्मत अगर किसी ने की है तो हमारी इस संस्कृति के आदिवासी अंचल के माध्यम से हुई है। यह हमारा सौभाग्य है। जब से आप आए साहब, मैं माननीय महामहिम साहब को बताना चाहूंगा कि सिकल सेल एनीमिया के माध्यम से और जनता से जुड़ी हुई योजनाओं को लेकर आप सतत रूप से पूरे प्रदेश में भ्रमण करते रहे और खासकर सिकल सेल एनीमिया तो ऐसा अपने ये इतनी कठिन बीमारी है, ये रक्त के विकार की सच्चे अर्थों में तो आपने हमको बताया कि इस बीमारी को घर घर तक हम ढूंढ करके योग्य प्रकार से ट्रीटमेंट कराएंगे, योग्य प्रकार से निवारण कराएंगे और समाज की इस धारा में जो कठिनाइयां है उसको दूर करने का प्रयास करेंगे। विश्व सिकल सेल एनीमिया दिवस के मौके पर उपराष्ट्रपति जगदीश धनखड़ का ढिंडोरी आना कई मायनों में खास रहा, जहां वे आदिवासी परंपरा में लीन हुए, झूमे नाचे, वाद्य यंत्र बजाए, अपना अनोखा अंदाज दिखाया और ढिंडोरी वासियों की परंपराओं से रूबरू हुए। बता दें कि सिकल सेल एनीमिया मुक्त करने के लिए सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन शुरू किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज।
तो अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ मध्य प्रदेश के डिंडोरी क्यों पहुंचे थे। विश्व सिकल सेल दिवस के अवसर पर वहां पर कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए पहुंचे थे। लेकिन विस्तार न्यूज पर खबरें हम विस्तार से दिखाते हैं। तो अब चलिए आपको बताते हैं कि डिंडोरी में जो ये विश्व सिकल सेल दिवस के अवसर पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया था, इसमें मोहन यादव व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने क्या शिरकत जो की है, उसमें मोहन यादव ने जगदीप धनखड़ को गोंड चित्रकला से बनी हुई एक पेंटिंग भी भेंट की। असल में ये पेंटिंग का महत्व क्या है, विश्व सिकल सेल दिवस के अवसर पर ये जो सिकल सेल रोग है, ये रोग क्या होता है, सब कुछ एक विस्तार से पैकेज में एक रिपोर्ट में पिरोया है। इस रिपोर्ट को देखिए। मध्य प्रदेश के जनजातीय बाहुल्य जिला डिंडोरी में बुधवार को विश्व सिकल सेल दिवस के अवसर पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस कार्यक्रम में भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को मुख्यमंत्री द्वारा एक गोंड परंपरा की पेंटिंग भेंट की गई। यह पेंटिंग सिकल सेल थीम पर आधारित थी। इस पेंटिंग में बारीकी से सिकल सेल को चित्रित किया गया। साथ ही आनुवांशिक रूप से कैसे ये सेल एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाती है, इसका भी चित्रण किया गया है। सिकल सेल रोग एक आजीवन रक्त विकार है जो माता पिता से जीन के माध्यम से विरासत में मिलता है। सिकल सेल रोग हीमोग्लोबिन नामक लाल रक्त कोशिका के एक हिस्से को प्रभावित करता है। यह शरीर के विभिन्न भागों में ऑक्सीजन ले जाने में मदद करता है। सामान्य लाल रक्त कोशिकाएं गोल चिकनी होती हैं और शरीर में आसानी से चलती हैं। सिकल रोग से पीड़ित लोगों में कठोर, चिपचिपी, केले के आकार की लाल रक्त कोशिकाएं होती हैं। इन सिकल कोशिकाओं को छोटी रक्त वाहिकाओं से होकर गुजरने में कठिनाई होती है। सिकल सेल रोग हीमोग्लोबिन की कमी के कारण होता है। इन सब पहलुओं को इन पेंटिंग में बेहद करीने से दिखाया गया है। आइए आपको बताते हैं कि गोंड चित्रकला आखिर है क्या। दरअसल गोंड चित्रकला आदिवासी कलाकृति का एक आकर्षण और जीवंत रूप है जो प्रकृति के चमत्कारों का जश्न मनाते हुए गोंड जनजाति की सांस्कृतिक विरासत को श्रद्धांजलि देता है। उन्होंने सदियों से भारत में स्वदेशी गोंड समुदाय के भीतर पीढ़ी दर पीढ़ी इस पारंपरिक भारतीय कला रूप को आगे बढ़ाया है जो उनकी गहरी कलात्मक परंपराओं को दर्शाता है। गोंड जनजाति भारत की सबसे बड़ी और सबसे पुरानी जनजातियों में से एक है। समृद्ध इतिहास और अनूठी संस्कृति के साथ यह जनजाति सदियों से विकसित अपनी विशिष्ट कलात्मक और निर्माण तकनीकों के लिए प्रसिद्ध है। भारतीय गोंड कला जो अपने जटिल पैटर्न और जीवंत रंगों के लिए जानी जाती है, एक पारंपरिक आदिवासी कला रूप है जिसका अभ्यास कुशल भारतीय चित्रकारों द्वारा किया जाता है जो आश्चर्यजनक दृश्य कथाएं बनाने के लिए प्राकृतिक रंग द्रव्य और महीन रेखाओं का उपयोग करते हैं। गोंड कलाकार पौधों के रस, चारकोल और गाय के गोबर समेत कई प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करते हैं और उन्हें दीवारों, फर्श और अन्य कई सतहों पर लगाते हैं। इन तकनीकों के माध्यम से उनकी कलाकृति प्रकृति और ग्रामीण जीवन के सहज वातावरण को दर्शाती है। स्थानीय वनस्पतियों और जीवों से प्रेरित ये भारतीय आदिवासी चित्र अक्सर प्रकृति के दृश्यों को दर्शाते हैं जो जटिल प्रतीकात्मक डिजाइनों और अलंकरणों से अलंकृत होते हैं जो उनकी सांस्कृतिक परंपराओं को दर्शाते हैं। गोंड कला रंगों के अपने अद्भुत उपयोग के लिए जानी जाती है। पेंटिंग्स विभिन्न जीवंत और गतिशील प्राथमिक रंगों के साथ उत्साह और खुशी व्यक्त करती है। कलाकार अपने कामों में गति और जीवंतता जोड़ने के लिए ज्यामितीय आकृतियों और पैटर्न का भी उपयोग करते हैं जिससे रचनात्मकता और कल्पना का एक मंत्रमुग्ध कर देने वाला प्रदर्शन होता है। मुझे लगता है अब तक आप समझ गए होंगे कि गोंड कला क्या होती है और सिकल सेल जैसी बीमारी क्या बीमारी होती है। विस्तार न्यूज पर हम खबरों को उसी तरीके से विस्तार से दिखाते हैं। अब एक और खबर पर विस्तार से चर्चा करते हैं। मोदी सरकार ने किसानों के हित में एक बड़ा फैसला लिया है और खरीफ की 14 फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में अब बढ़ोतरी कर दी है। लंबे समय से समर्थन मूल्य को लेकर किसानों की मांग भी रही है कि इसमें बढ़ोतरी की जाए। हालांकि उनकी मांग तो कानून को लेकर भी है, लेकिन इस बढ़ोतरी के फैसले ने किसानों में खुशी की एक लहर झोंक दी है। अब उन कौन से 14 फसलों पर समर्थन मूल्य को बढ़ाया गया है और इसके बढ़ने से किसानों की अर्थव्यवस्था में कितना कुछ तब्दीली आ जाएगी, सब कुछ इस रिपोर्ट में। इस रिपोर्ट को ध्यान से देखिए। मोदी सरकार की कैबिनेट मीटिंग में आज किसानों को लेकर कई बड़े फैसले लिए गए हैं, जिसमें सबसे अहम है
किसानों को मिलने वाले फसलों के समर्थन मूल्य में इजाफा करना। सरकार ने खरीफ की 14 फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में आज बढ़ोतरी का ऐलान किया है। कैबिनेट मीटिंग की ब्रीफिंग में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि केंद्र सरकार ने खरीफ की जिन 14 फसलों के एमएसपी में इजाफा किया है उसमें धान, रागी, बाजरा, ज्वार, कॉटन भी शामिल हैं। मोदी सरकार ने फैसला किया है कि धान का नया एमएसपी अब 2300 रुपए प्रति क्विंटल होगा। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार का यह फैसला किसानों के कल्याण के लिए लिया गया है। धान का नया एमएसपी पुराने से 117 रुपए ज्यादा है। इसके अलावा कपास का नया एमएसपी 7121 रुपए तय किया गया है। वहीं कपास की दूसरी किस्म के लिए नया एमएसपी अब 7521 रुपए होगा, जो पहले से 501 रुपए ज्यादा है। अश्विनी वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी हमेशा किसानों को प्राथमिकता देते हैं। इस सरकार ने अपने नए कार्यकाल में किसानों के हित में फैसला लिया है। चलिए अब आपको बता देते हैं कि सरकार के फैसले के बाद अब बढ़ी हुई एमएसपी का दर क्या रहने वाला है। ज्वार का एमएसपी अब 3371 रुपए हो जाएगा। धान का एमएसपी 2300 रुपए हो गया है। बाजरा का एमएसपी 3625 रुपए हो गया है। रागी का एमएसपी 4290 रुपए हो गया है। मक्का का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2225 रुपए हो गया है। तुअर का एमएसपी 7550 रुपए हो गया है। मूंग का एमएसपी 8682 रुपए हो गया है। उड़द का एमएसपी 7400 रुपए हो गया है। मूंगफली का न्यूनतम समर्थन मूल्य 6783 रुपए हो गया है। तो वहीं सूरजमुखी का न्यूनतम समर्थन मूल्य 7280 रुपए हो गया है। सोयाबीन की बढ़ी हुई एमएसपी की दर अब 4892 रुपए हो गई है। तो वहीं तिल का एमएसपी अब 9267 रुपए हो गया है। मोदी सरकार 3.0 की शुरुआत के साथ पीएम मोदी ने अपने फैसलों से बता दिया है कि उनका ये तीसरा कार्यकाल किसान, जवान और भारत के नवयुवा को समर्पित रहने वाला है। ऐसे में किसानों के एमएसपी को लेकर लंबे संघर्ष के बाद मोदी सरकार के इस अहम फैसले से किसानों में भी खुशी की लहर है, क्योंकि किसान ही तो इस देश के भारत भाग्य विधाता हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। कुल 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की गई है, क्योंकि मोदी सरकार अब चाहती है कि अपने तीसरे कार्यकाल में मोदी सरकार किसानों को कॉन्फिडेंस मिले। इसलिए कृषि मंत्री भी बनाया गया है किसे? मृदुभाषी और सबसे संजीदे नेताओं में गिने जाने वाले शिवराज सिंह चौहान को। और शिवराज सिंह चौहान के कृषि मंत्री बनने के साथ ही मोदी 3.0 की सबसे पहली जो आधिकारिक घोषणा होती है वो भी किसानों से जुड़ी होती है 17वीं किस्त की। उसके बाद एक और बड़ा फैसला आता है कि जो 14 खरीफ फसल है उनके न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी हो जाती है। लेकिन अब आप अंदाजा लगाइए कि जिसका कॉन्फिडेंस पहले से ही हाई हो, यानी कि अगर आप मान लीजिए आपकी परीक्षा है और आप अपने परीक्षा में सबसे बेहतर अंक के साथ उत्तीर्ण किए हो और अगले दिन आपका जन्मदिन हो, तो आपका जन्मदिन कितना शानदार बनेगा। राहुल गांधी का भी आज जन्मदिन था। राहुल गांधी इससे पहले लोकसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन कर चुके हैं, तो इस बार भी वो अलग कॉन्फिडेंस में दिखे, उनके कार्यकर्ता भी अलग कॉन्फिडेंस में दिखे और जन्मदिन भी बहुत अलग अंदाज में मनाया गया है। सब कुछ रिपोर्ट में है, रिपोर्ट देखिए। राहुल गांधी आज 54 साल के हो गए हैं। राहुल गांधी ने आज केक काटकर अपना जन्मदिन सेलिब्रेट किया। राहुल ने अपना जन्मदिन कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और बहन प्रियंका के साथ सेलिब्रेट किया। रायबरेली से कांग्रेस सांसद के लिए ये वाला बर्थडे काफी स्पेशल है। हाल ही में संपन्न हुए लोकसभा चुनाव में 10 सालों में कांग्रेस ने सबसे अच्छा प्रदर्शन किया और 99 सीटें जीती। लिहाजा इस जन्मदिन पर राहुल गांधी फुल कॉन्फिडेंस के साथ नजर आए। राहुल के जन्मदिन पर आज देश भर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के द्वारा जश्न मनाया गया। भोपाल में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने मोहब्बत का शरबत बांटा। राहुल गांधी के फैंस क्लब में शामिल गुल्लक टीम में लोगों को कड़वाहट दूर करने के लिए मोहब्बत का शरबत बांटा। गुल्लक टीम का कहना है कि देश में पिछले 10 सालों में काफी जहर और कड़वाहट फैलाई गई है। राहुल गांधी हमेशा मोहब्बत बांटने का पैगाम देते हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव राहुल गांधी 54 साल के हो चुके हैं। देश भर में उनके जन्मदिन को मनाया जा रहा है। भोपाल में भी मोहब्बत की दुकान लगाई गई है और इसका नाम दिया है राहुल का पैगाम मोहब्बत बांटते चलो। और इसी अभियान के तहत यहाँ पे शरबत बांटा जा रहा है। टीम गुल्लक है। राहुल गांधी जब मध्य प्रदेश में आए थे उस वक्त भी टीम गुल्लक ने मुलाकात की थी और यहाँ पे बातचीत करने के लिए है। ये आप लोगों ने मोहब्बत की दुकान आज लगाई है राहुल गांधी जन्मदिन पर? जी, क्योंकि हमारे राहुल गांधी हमारे नेता, उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान एक पैगाम दिया था, मोहब्बत बांटते चलो। तो हम इस शरबत के माध्यम से जो लोगों के मन में कड़वाहट है वही खत्म करना चाह रहे हैं। ये गुल्लक टीम के सदस्य हैं जो मोहब्बत की दुकान लगा के प्यार बांटने का काम कर रही है।
उधर रीवा में भी मोहब्बत का शरबत बांटा गया है। 19 जून 1970 में जन्मे राहुल आज 54 साल के हो गए हैं। चुनाव प्रचार के दौरान पब्लिक ने उनकी शादी को लेकर भी खूब सवाल किए थे। पिछले साल महिलाओं से चर्चा के दौरान सोनिया गांधी ने कहा था कि आप लड़की ढूंढ लो ना। दिख रखे आप लड़की ढूंढ लो ना, हो जाएगी। उधर पब्लिक की डिमांड पर बोले थे राहुल कि अब जल्दी ही शादी करनी पड़ेगी। सवाल क्या है भाई? क्या सवाल है? क्या सवाल है? अब जल्दी करनी पड़ेगी। कुल मिलाकर राहुल के जन्मदिन को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ता काफी खुश है और राहुल भी जल्द शादी भी कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। 54 साल के हो गए हैं राहुल गांधी और 54 साल में भी अपने हेल्थ और फिटनेस को लेकर बहुत एक्टिव नजर आते हैं। आप भी अपना ध्यान रखिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही।